हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति कुशवाहा आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैं आपको बता रही थी फ़ैट एंड लिपिड्स के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको फ़ैट के बारे में बताया था कि वसा एक कार्बनिक यौगिक है और वसा का जो संगठन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से होता है। ठीक है। वसा का रासायनिक नाम जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है और पाचन के बाद वसा जो है वो टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड में देती है। ठीक है। तो इसके बाद हमने फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। तो आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड का वर्गीकरण। तो लिपिड का वर्गीकरण जो है वो कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर, तथा इनका वर्गीकरण इनके जो सरलतम रूप जैसे ग्लिसरॉल तथा जो बसीय अम्ल होते हैं उनके आपस में संयुक्त होने के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला है कि भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर इनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है इसमें सिंपल लिपिड। अब ये सिंपल लिपिड क्या होता है कि जो सरल लिपिड है अल्कोहल तथा बसीय अम्लों के ईस्टर होते हैं और ये हमारे भोजन में ही पाए जाते हैं। और सरल लिपिड जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वसा यानी या फैट। वसा उच्च बसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने ईस्टर अर्थात ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिनमें संतृप्त वसीय अम्ल भाग जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि जो एसेंशियल फैटी एसिड का भाग है वो क्या होता है, इसमें अधिक होता है। वसा में स्टेरिक अम्ल तथा पामिटिक अम्ल आदि संतृप्त उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसराइड की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। वसा जो है वो साधारण तापमान जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। अब क्या आता है, तेल। तेल क्या होते हैं, जो वसा होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन अब जो तेल यानी कि ऑयल के बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं कि तेल उच्च बसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिनमें असंतृप्त उच्च वसीय अम्ल का जो भाग होता है वो अधिक होता है, यानी कि नॉन एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं उनका भाग अधिक होता है। तेल में जो ओलिक अम्ल तथा लिनोलिक अम्ल आदि जो होते हैं असंतृप्त उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसराइड जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। और तेल जो होते हैं वो साधारण तापक्रम यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव रहते हैं। वसा जो है इसी तापक्रम पर ठोस रूप में रहती है, लेकिन जो ये ऑयल है ये इसी यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या रहते हैं, द्रव यानी कि लिक्विड रहते हैं। अब तीसरा आ जाता है मोम, यानी कि जिसे हम वैक्स भी बोलते हैं। मोम क्या होता है कि मोम ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त अम्लों के उच्च अणुभार वाले मोनोहाइड्रिक तथा हाइड्रिक एल्कोहलों के साथ बने मिश्रित ईस्टर होते हैं। तो जो सिंपल लिपिड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला है फैट, दूसरा ऑयल और तीसरा जो होता है वो होता है वैक्स। अब अगला आता है यौगिक लिपिड या संयुक्त लिपिड, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड लिपिड भी कहते हैं। ये अल्कोहल तथा किसी अन्य समूह के साथ बसीय अम्लों के ईस्टर होते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड। इनमें फास्फोरस होता है। फास्फोलिपिड में फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल के ईस्टर के रूप में होता है। ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिनमें 2 लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल और एक फास्फोरस अम्ल अवशेष होता है। मतलब कि इसमें जो है फैटी एसिड भी होता है और फास्फोरस अम्ल जो होता है वो अवशेष के रूप में होता है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के एक अणु में कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजनीय भस्म होती है। इनमें प्रायः गैलेक्टोज शर्करा होती है, शुगर होती है। ये संयुक्त वसा हमारे मस्तिष्क में सेरेब्रोसाइटस वसा के रूप में होती है।
ठीक है। अब थर्ड आता है आपका लाइपोप्रोटीन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वसा के साथ अवसीय पदार्थ के रूप में क्या होता है? प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन होता है वसा के साथ साथ। हमारे शरीर में इस वसा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में वसा का जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी वसा के रूप में होता है। लाइपोप्रोटीन रक्त में उपस्थित रहता है, यानी कि वसा और प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। चौथा आ जाता है सल्फोलिपिड। ये लिपिड वसा तथा अवसीय पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में मिलने से बनता है। ये लिपिड मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। मतलब कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर क्या बन गया? सल्फोलिपिड। अब आ जाता है डिराइव्ड लिपिड। अभी तक आपने जो ये सेकंड वाला पढ़ा था जिसे हम यौगिक लिपिड कहते हैं, यानी कि कंपाउंड लिपिड कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, सल्फोलिपिड होता है। तो अब तीसरे नंबर का जो आपके लिपिड हैं वो होते हैं व्युत्पादित लिपिड यानी कि डिराइव्ड लिपिड। जब सरल एवं संयुक्त लिपिड का जल के द्वारा अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जो पदार्थ मिलते हैं वे डिराइव्ड लिपिड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्टीरॉल आते हैं। सरल प्लस संयुक्त लिपिड जो है, जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनते हैं? डिराइव्ड लिपिड बनते हैं। और इनमें क्या आता है? स्टीरॉल आते हैं। अब ये स्टीरॉल क्या होते हैं? स्टीरॉल यदि इनकी रासायनिक रचना देखें तो ये बसीय समूह में नहीं आते, पर इनमें बसीय अम्ल तथा एल्कोहल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, इनमें बसीय अम्ल और एल्कोहल उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं जो विटामिन डी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब इनकी प्राप्ति के सोर्सेस के आधार पर जो स्टीरॉल को कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे प्राणिज स्टीरॉल होते हैं, वानस्पतिक होते हैं, मोल्ड और एवं ईस्ट होते हैं। अब जैसे प्राणिज है, स्टीरॉल्स हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, और जो वनस्पतियों से हमें मिलते हैं उनमें अर्गोस्टीरॉल आ जाता है। और मोल्ड और ईस्ट में क्या होता है? माइकोस्टीरॉल और अर्गोस्टीरॉल्स ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि हमें प्राणी जगत यानी स्टीरॉल से मिलते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये प्राणी जगत से प्राप्त वसा में होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये प्राणी जगत से प्राप्त वसा में होता है। ये हमारी त्वचा के नीचे रहता है। धूप में रहने से सूर्य की किरणों की क्रिया के फलस्वरूप विटामिन डी का निर्माण होता है। मतलब आपका विटामिन डी का निर्माण कैसे होगा? कि जब आप सूर्य की किरणों के नज़दीक रहेंगे और उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। किंतु यदि ब्लड में जो वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं उनके भीतरी भाग पर जम जाता है, जिसमें रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। और रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और रक्त में अगर इससे अधिक मात्रा हो जाती है तो क्या होता है? ये रक्त धमनियों यानी कि ब्लड जो आर्टरीज होती हैं के भीतरी भाग में जमा हो जाता है, जिससे जो हमारी रक्त धमनियों का जो ल्यूमेन होता है यानी कि उसका जो व्यास होता है वो छोटा हो जाता है, जिससे धमनियाँ क्या होती हैं? वो संकुचित हो जाती हैं एवं रक्त अपने गति से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। धमनियों का लचीलापन क्या होता है? वो भी समाप्त हो जाता है, जिससे वे कठोर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और क्या होता है? हम लोग जो हार्ट संबंधी यानी कि हृदय से संबंधित क्या होते हैं? रोग हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले भाग, मक्खन, घी, पनीर, मांस, यकृत इन सभी में पाया जाता है। ये शरीर में यकृत के द्वारा भी निर्मित होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर, अर्गोस्टीरॉल। ठीक है, ये वसा खमीर में सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखने वाली बात है ये। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर की त्वचा के नीचे भी पाया जाता है, जो कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो
अब क्या है कि उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा हम ग्लिसरॉल से मिलने वाले बसीय अम्लों के आधार पर भी इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो वसा पाई जाती है उसमें ग्लिसरॉल के साथ 1 से 3 तक बसीय अम्ल जुड़े रहते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। उसी के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं, निम्नलिखित होते हैं ये। पहला है आपका मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड क्या होता है? ये वे लिपिड हैं जिनमें एक वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, और आपका डाइग्लिसराइड क्या होता है कि यहाँ ग्लिसरॉल के साथ क्या होते हैं, 2 फैटी एसिड यानी कि 2 बसीय अम्ल जुड़े होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? जहाँ ग्लिसरॉल में 3 बसीय अम्ल होते हैं। सरल लिपिड जो होती है वो क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड ही होती है। लेकिन जो ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल ट्राइग्लिसराइड और नंबर 2 मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। जो सिंपल ट्राइग्लिसराइड होते हैं जिनमें 3 बसीय अम्ल एक से होते हैं, लेकिन जो मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड होते हैं जिनमें तीनों बसीय अम्ल भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब क्या हम आगे लेके चलते हैं कि वसा और तेल की प्रकृति में अंतर। अब इसकी तेल की प्रकृति में अंतर क्या होगा कि ताप पर होने वाली प्रतिक्रिया के अनुसार वसा युक्त भोज्य पदार्थों को वसा अथवा तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सच है ये। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित हो जाता है तो उसे हम वसा नाम से पुकारते हैं। यदि वह उक्त तापक्रम यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर द्रव रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे तेल यानी कि ऑयल। वसा और तेल ऊर्जा के साधन है। शुद्ध वसा की 1 ग्राम मात्रा जो है वो 9 किलो कैलोरी जो है वो देती है। पशु एडिपोस ऊतकों में वसा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय करके रखते हैं। ठीक है, कुछ पौधे अपने बंधों में बादाम, नारियल, मूंगफली, सरसों में क्या करते हैं? वसा को संग्रहित करके रखते हैं। संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके वसा प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा पर ना करके प्रोटीन के अधिक महत्वपूर्ण कार्य जैसे ऊतकों का निर्माण व मरम्मत करने हेतु बचत कर लेता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से ये आपका जो है वो क्लासिफिकेशन था। तो आप लोगों को आई होप ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी फैट अभी मतलब फिनिश नहीं हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी अभी लेके आने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट लूँगी जिससे कि आप देखते रहिएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। था आपका क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को ये टॉपिक ले रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट अभी ये टॉपिक जो है वो फैट एंड लिपिड ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं इसे आगे भी लेकर के आऊँगी। सो बाय बाय।